हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। दिस इज ऐश्वर्या और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म टू एग्जामिनेशन की फुल प्रिपरेशन। विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, किस तरह से एग्जाम को लिखना है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज़ अ कंपेरेटिव ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, उसकी मेजर जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं उन पर मैं ज़रूर बात करूँगी। इसके अलावा एनी टॉपिक दैट यू फील दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, यू कैन प्लीज़ डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो एट द ऑनसेट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा, बहुत ही मेजर एग्जामिनेशन होता है और जो लोग इकोनॉमिक्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मोरओवर अगर आप कट की बात करो, जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस की, तो CUET तो है ही, और साथ में आपके जो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, BS है, इंग्लिश है, इनके मार्क्स ज़रूर जुड़ते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। टर्म 1 यू हैव ऑलरेडी गिवन, टर्म 2 पे अब हमें फोकस करना है। देखो, जब मैं इकोनॉमिक्स एग्जाम की आपकी बात करती हूँ, आपको पता ही है 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन ये होगा, बट इसमें जब हम आंसर्स लिखते हैं तो आंसर्स आपके बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर आंसर्स हैव टू बी टू द पॉइंट, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखनी है। आप देखोगे इसमें भी कुछ केसेस आते हैं, टेबल्स होते हैं, या इस तरह से आपको एक पूरा बार ग्राफ टाइप में आपको दे सकते हैं, आपको कुछ उसमें ग्राफ के तौर पर शो कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको केस से रिलेट करके ही आंसर्स को लिखना है। बट आंसर्स आपके बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, आपको उसमें कोई बुक का जो कोई ना कोई टॉपिक होगा जो उस केस से रिलेट कर रहा होगा उसको एक्सप्लेन करना है। सपोज आपको कोई केस दे दिया और उसमें मेन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपको वही एक्सप्लेन करना है। सो मेक श्योर आप जब भी पेपर को रिसीव करते हैं आप तुरंत उसको पहले एक बार गो थ्रू करो, अच्छी तरह से समझो, बिकॉज पेपर इज़ नॉट ऑलवेज टफ। आपको पेपर को थोड़ा सा समझना होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा नहीं आपने देखा और तुरंत आपको आंसर्स करना आ जाएगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। मोरओवर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है इसमें आपको ग्राफ्स भी बनाने होते हैं, आपको इसमें डायग्राम्स भी बनाने होते हैं, आपके इसमें चार्ट्स भी बनते हैं, एंड आपको इसमें टेबल्स भी बनानी होती है। तो इसमें काम थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर आपका पूरा प्रेजेंस एंड आपका फोकस आपका अपने साथ ही होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास पेन, पेंसिल एंड ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो भी आपको चाहिए एग्जाम के लिए, नेचुरली जो अलाउड है वो सब आपके पास होना चाहिए। तो चलो अब बात कर रहे हैं किस तरह से आपको इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करनी है। अगर मैं आपको जनरली शॉर्ट में एकदम बताऊं कि IPC यहाँ पे क्या है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इसको आप नॉर्मली समझो, मान लो 3 दोस्त हैं, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को मैं 3 दोस्तों के नाम देती हूँ। मान लो ईशान, देन वी हैव पुष्पा इज़ अ गर्ल यहाँ पर, तो P से पाकिस्तान हो गया, P से पुष्पा हो गई, और C से हमने चेतन रखा या हमने चाइना को रेफर किया। तो ये 3 दोस्त हो गए, ईशान, पुष्पा एंड चाइना। मान लो ये तीनों लोग साथ में ही थे, साथ में पढ़ाई शुरू करी थी, और अब धीरे धीरे जब उनके कॉलेजेस थे अलग अलग हो गए, नाउ आफ्टर सम टाइम दे आर कंपेयरिंग, दे मीटिंग ईच अदर, और अब वो लोग साथ में बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप चैप्टर को भी समझो, ठीक है। अगर आपने चैप्टर कर लिया वेल एंड गुड, तो ये आपको बस एक रिविजन है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखें तो ये दोनों, मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान, दैट इज़ ईशान एंड पुष्पा जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, एंड नाउ दे ऑल्सो हैव पार्टेड। तो दो जो दोस्त होते हैं बहुत क्लोज होते हैं और फिर उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है, एंड यू नो कि उनको जो होता है दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कवर अप, और इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कोप अप। तो उसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान का भी हुआ है। दे हैड मेजर इश्यूज़ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यू नो कि 14 जो अगस्त था उसको पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हुआ है, एंड 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है। एंड यहाँ पे दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं दे आर स्टेबल हैं, दोनों ही बढ़िया है, बट द प्रॉब्लम वॉज कि दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एक कॉलोनी थे, तो उसकी वजह से उनका जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो फ्रीडम है, वो स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। जबकि अगर हम यहाँ पे चेतन की बात करें, दैट इज़ चाइना की, तो एकदम ही अलग कंसेप्ट में था और वो भी इंडिपेंडेंट हो गया था लेटर ऑन इन 1949। और यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद उसका जो स्ट्रगल था आगे बढ़ने का वो डिफरेंट था। तो इंडिया और पाकिस्तान, दैट मीन्स ईशान और पुष्पा को हम एक तरफ रख के पढ़ेंगे और चाइना को हम एकदम ही अलग तरह से रख के पढ़ेंगे। तो एक तरह से आप मानो कि जो चेतन है वो बाहर जाके पढ़ा, तो उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम ही डिफरेंट थी, उसका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में था। और जो ये ईशान और पुष्पा है, मान लीजिए वो गांव में थे या गांव से मान लो आगरा आ गए या किसी भी एक नॉर्मल से सिटी में आ गए, तो उनका ग्रोथ जो था वो एक मिडिल क्लास लोगों की तरह ही था। तो यू हैव 2 कंट्रीज़ जो कि एकदम सिमिलर हैं और एक कंट्री जो कि एकदम हाई प्रोफाइल हो गया। और आप इसमें देखोगे भी, जब हम ऐसे केस के हिसाब से पढ़ें तो जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जितने हम अभी बात करेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन सब में आप देखोगे कि जो चाइना है उसके हमेशा आपको ज़्यादा रेट्स मिलेंगे जो डेवलपमेंट के हैं, या हम किसी चीज़ के लोअर रेट पे बात कर रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो वो वहाँ पे कम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, आपको पता है जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट होता है तो अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, तो 5 ईयर के प्लान्स चलते थे। उसी तरह से इन तीनों ही कंट्रीज़ में इनिशियली अपने
फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स रखे। इंडिया यू नो दे स्टार्टेड विद 5 ईयर प्लान इन 1951। तो फर्स्ट प्लान था 1951 का और इसका मेजर फोकस वॉज ऑन एग्रीकल्चर। इसी तरह से जब चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया था दैट वॉज इन 1953 एंड पाकिस्तान डिड इन 1956। तो कुछ ऐसे डेट्स एंड इवेंट्स हैं जो कि आप चाहो अगर आपको याद रहे तो आप उन्हें ज़रूर कोट करना। और इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि 136, तो तीनों ही जो ऑड नंबर्स हैं वो या ऐसे आप 3 की टेबल का देख सकते हो, तो 136 जो है वो इस हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। और हर जगह आप देखोगे जो भी मेजरली, अगर मैं आपको भी एक टेबल भी प्रोवाइड करूँगी तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि ज़्यादातर हर चीज़ में आप देखोगे चाइना अच्छा है और पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। उसकी रीजंस भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चाइना से शुरू करते हैं। आपको पता ही है आज के टाइम में चाइना के हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रीजंस अलग अलग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट दी चाइना इकोनॉमी। तो हम चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1949 में चाइना जो था इंडिपेंडेंट हुआ था और यहाँ पे एक वन पार्टी सिस्टम जो था वो रूल करना शुरू हुआ, दैट इज़ ऑफ द कम्युनिस्ट। तो हुआ क्या, वहाँ पे वो कम्युनिस्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे। वहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट का रूल है जिसे हम कहते हैं स्टेटिज्म। स्टेटिज्म का मतलब भी यही है कि हम गवर्नमेंट को फुल पावर देते हैं, वही हर चीज़ को डिसाइड करता है। और आप अगर इंडिया और चाइना को देखो तो यहाँ पे इट इज़ द फुल फोकस इज़ ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी। मोरओवर जब हम चाइना की फर्दर बात करते हैं तो वहाँ पे मैंडरिन करके जो लैंग्वेज है वो चलती है। और अब हम बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी पे, जिस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर इवेंट था जो चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट कर गया था, दैट वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माओ इन 1958। अब ये जो माओ ने कंसेप्ट लेके आए थे, इसमें क्या डिफरेंट था, हुआ क्या था, दे गॉट टू नो कि ज़्यादातर जितने भी वहाँ पे फार्मर्स थे, जो लोग अपनी लैंड होल्डिंग थी उनके पास, तो वो अपनी ही लैंड होल्डिंग पे चीज़ों को कल्टिवेट करते थे और अपने ही लोगों के लिए उस चीज़ को बनाते थे। बट नाउ व्हाट माओ डिड वाज ही वांटेड कि भाई सब लोग जो हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनाएं, आप मिल के सबके लिए बनाओ। ओके, तो उन्होंने क्या किया, सारा जितना भी लैंड था वो स्टेट को दे दिया और स्टेट के हिसाब से ही सब लोग मिल के उस चीज़ पे प्रोडक्शन करते थे। एंड नेचुरली जब कोई एक चीज़ को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो उसकी जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। मोरओवर हर किसी को ये बोला गया था कि अपने घर के बैकयार्ड में, एरियाज़ में कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाएं, उगाएं। तो उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि अपने बैकयार्ड में, अपने घर के आसपास जो है कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल से रिलेटेड चीज़ों को बनाएं, कुछ नई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। तो आप देख सकते हो फोकस इस पे नहीं था कि आप बस कुछ चीज़ों को एग्रीकल्चर पे ही बनाते रहो। उनका फोकस ये भी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाओ। सो द फोकस वॉज टू फोल्ड, वन वॉज ऑन द एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड वन वॉज ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड आपको पता ही है ये दोनों कितना ज़्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था इट स्टार्टेड इन 1958 बट 1962 में ये फेल कर गया था। इसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे ड्रॉट आ गई थी। अब ड्रॉट आने का भी रीज़न क्या था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर रहे हो। आप नॉर्मली देखो कोई भी सॉइल में आप एक लिमिट तक ही आपको उसका कल्टिवेशन करना चाहिए। अगर आप बहुत इन डेप्थ तक करोगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। मोरओवर इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे। वहाँ पे जो इंसेक्ट्स थे उनको वो इतना ज़्यादा ग्रो हो गए थे जिसकी वजह से जो आपकी पूरी क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को हार्म कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा जो बर्ड्स वगैरह थे उनको दूर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह थे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि माओ ने लाए थे, उनका रीज़न यही था, वो लोगों को स्टेट की तरफ, कंट्री की तरफ बहुत आगे बढ़ा रहे थे। दे वर फोकसिंग देम ऑन द कंट्री, ऑन द स्टेट एंड ट्राइंग देम एंड टीचिंग देम कि आप अपने कंट्री के लिए काम करो। इवन मैं आपको बताऊँ जो स्टूडेंट्स थे दे वर सेंट टू द कंट्री साइड टू लर्न, बट रशिया के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो चीज़ भी उनकी थोड़ी सी ख़राब हो गई और ये जो प्लान था ये अल्टीमेटली ये ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ द ड्रॉट एंड अदर नेचुरल सर्कमस्टांसेस। इसके बाद एक और पॉलिसी जो चाइना में आई थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ 1978। तो जिस तरह से इंडिया में आपको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन 1991, यस यू आर करेक्ट, 1991 में आई थी। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो पॉलिसी थी चाइना की दैट वाज इन 1978। अब इस पॉलिसी दो चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। पहली पॉलिसी थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका ये कहना था कि भाई आप लैंड्स मत लो लोगों से, आप लैंड होल्डिंग लोगों को अलाउ करो, आप उनसे टैक्स लो और उनको अपने हिसाब से जो चीज़ें बनानी है वो बनाने दो। मोरओवर टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, उनका फोकस इस पे भी था कि वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सेस बनाए, सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इस तरह से बनाए कि लोग वहाँ पे आके और प्रोडक्शन करें, सब्सिडीज़ मिलेंगी। आपको पता है सेस की वजह से क्या होता है, आपके वाटर और इस तरह के लैंड, इन सब के जो आपके टैक्सेस होते हैं उनको एकदम कम कर दिया जाता है, जो सब्सिडीज़ होती हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों पे काम करें। मोरओवर उन्होंने एक डुअल प्राइसिंग फॉलो करी। डुअल प्राइसिंग क्या था, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फार्मर्स हैं, तो अगर वो कुछ इनपुट्स खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम क्वांटिटी वो परचेज कर सकते हैं, एट व्हाट प्राइस, दैट ऑल्सो द गवर्नमेंट यूज टू डिसाइड। इवन टुडे यू नो कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ही रूल है, वन पार्टी सिस्टम है, वही रूल करती है, और हमारे यहाँ जो सिस्टम है दैट इज़ डेमोक्रेटिक।
ओके इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान यू नो इट इज़ अगेन हमारे नेबरहुड में ही आते हैं। तो पाकिस्तान जो था इसको हम बेसिकली बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड इकोनॉमिक कंट्री, यहाँ पे हम पुष्पा की बात करें एंड हियर वी आर रेफरिंग टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947 सेम एज दैट ऑफ इंडिया, बट जो डेट है वो एक दिन पहले की है, दैट इज़ 14 अगस्त 1947। अब इंडिया और चाइना दो दे आर बॉर्डर्स एंड यू नो एक टाइम था जब दोनों सेम ही थे, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रैटेजी थी और जितना भी ग्रोथ रेट था वो सारा एक ही होता था। बट आफ्टर द सेपरेशन, आफ्टर द पार्टीशन बहुत सी चीज़ों में चेंज आ गया। उससे पहले क्या होता था कि आपका अटक से लेकर कटक तक एक ही आपका रूट होता था, सारी जो रिवर्स थी वो हम मोस्टली जो रिवर्स हैं उनको दोनों कंट्रीज शेयर करते थे, जो आपका ट्रेडिंग का तरीका था वो भी एक ही था एंड जो प्रोडक्शन था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। बट आफ्टर जो आपका सेपरेशन हुआ दोनों कंट्रीज़ का, उसके बाद देयर वर मेजर चेंजेस इन देयर पॉलिसीज़ एंड वे ऑफ वर्किंग। मोरओवर आपको पता होगा 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको सेपरेट कर दिया गया, दैट इज़ बांग्लादेश जो था एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। अब जब हम खासतौर से पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो आज की डेट में या हम 2015 की भी बात करें उस समय का अगर डेटा देखें तो मेजरली आप देखोगे पाकिस्तान जो है बहुत सारी चीज़ों पीछे है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक मिलिट्री रूल होता है और मिलिट्री रूल के साथ साथ आप देखो तो यहाँ पे जो भी हेड्स रहे हैं, जो भी आपके मिनिस्टर्स रहे हैं, खासतौर से अगर हम नेशनल लीडर्स की बात करें तो वो लीडर्स जो हैं वो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मोरओवर बहुत ज़्यादा हार्श मिलिट्री रूल होता है। साथ साथ यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ वेरी लेस। तो अगर हम इंडिया और चाइना की कंपैरिजन करें और खासतौर से अगर मैं कहूँ आपको कि पाकिस्तान और चाइना की कंपैरिजन करें तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम वापस अपने इनिशियल एग्जाम्पल पे जाते हैं तो पुष्पा मैंने आपको बताया था एक लड़की है और लड़की भी हमने इस तरह से बात करी थी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा हम पढ़ाते नहीं हैं। अगर आप इंडिया को ओवरऑल अब सिनारियो देखो तो बहुत कम लड़कियां जो हैं आज की डेट में पढ़ी हुई हैं। जैसे हम कंपेयर करें चेतन से, जो कि मैंने आपको बताया एक फ्रेंड है जो कि बाहर पढ़ के आया है, तो जो बाहर पढ़ के आया है वो टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस होगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे। और पुष्पा जो कि लड़की है तो वो जो ईशान है उससे भी उसे डिप्राइव किया होगा विद रिस्पेक्ट टू जो बेनिफिट्स ईशान को मिले होंगे एज अ पर्सन और जो बेनिफिट्स पुष्पा को मिले हैं एज अ पर्सन। तो जो पाकिस्तान है हमारे एग्जाम्पल में वो काफ़ी पिछड़ गया। रीज़न यही था कि उसकी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन थी वो हो गई थी, ग्रोथ रेट कम था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी एंड मोर ओवर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाज कि वहाँ पे मिलिट्री रूल होता था। साथ में आप देखो यहाँ पे अगर एक जनरल बात करें तो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में है मुस्लिम्स की, और मुस्लिम ही है वहाँ पे मेजरली एंड द लैंग्वेज दैट दे यूज इज़ उर्दू। चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे खासतौर से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से रिलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखोगे को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो पाकिस्तान और इंडिया का एक चीज़ जो कॉमन है दैट इज़ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों ही कंट्रीज़ मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, जिसका मतलब ये है कि आप पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स दोनों को एनहांस करते हो। जो प्राइवेट है उसको भी आप चाहते हो कि वो काम करे, आगे बढ़े। मोरओवर जो पब्लिक सेक्टर है उस पर आप मेजरली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पब्लिक सेक्टर को ही देते हो, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चाइना ने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया, बट हाँ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने इस चीज़ को फॉलो किया था। फिर आपको पता ही है 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था। आज की डेट में भी आपको पता होगा वीट के बारे में जो करंट न्यूज़ चल रही है, वीट का प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत कम हो गया है। और एक टाइम पे पाकिस्तान भी वीट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, एक्सपोर्ट करता था। इंडिया आज की डेट में भी एक्सपोर्ट करता है और रिसेंट न्यूज़ में आप देखें तो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को अभी कंपेरेटिवली रोक दिया है, जितना वो प्रीवियस उन्होंने एक्सपोर्ट्स को प्रॉमिस किया दैट दे आर डूइंग, और आगे के हमने एक्सपोर्ट्स को रोका है। रीज़न भी कि हमें अपने जो कंट्री है उनकी जो कंजम्पशन है उसको भी पहले फुलफिल करना है, देन वी हैव टू एक्सपोर्ट। तो कमिंग बैक टू 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो प्रोड्यूस था वो मैनीफोल्ड बढ़ गया था। मोरओवर 1970 में पाकिस्तान ने एक पॉलिसी करी थी दैट वाज नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। वो चाहते थे कि सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नेशन में जो आपके ये पब्लिक सेक्टर हैं वही उस चीज़ को बनाए, नेशनल जो है मतलब नेशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही उसको बनाए। बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि हम इसे डी नेशनलाइज कर दें, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करें, बिकॉज आप दोनों को रखोगे तो देयर विल बी हेल्दी कॉम्पिटिशन और दोनों ही जो आपके सेक्टर्स हैं वो अपनी पूरी मेहनत करेंगे उस चीज़ को बढ़ाने में। मोरओवर आपने देखा होगा कि जो लेट 1970s थे उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेमिटेंस मिली थी अरेबियन नेशन से और यूके, यूएस, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा रिबेट मिली थी। बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज हैं, डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि
पाकिस्तान में हमेशा देखी जाती है। अब जो मैं आपको इनिशियली बता रही थी कि जो आपको तीनों कंट्रीज़ मिलेंगे उनका जब आपको कंपैरिजन करना होगा, तो कंपैरिजन आपको पूरी टेबल को ही लर्न करके नहीं जानी, यू विल गेट दैट टेबल देयर, यू हैव टू एनालाइज। तो एनालाइज करके उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। सो व्हेन यू एक्सप्लेनिंग, सपोजिंग आपको बताना है पॉपुलेशन से रिलेटेड या डेंसिटी का आपको बताना है या लिटरेसी रेट बताना है या सेक्स रेशियो पे बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दैट थिंग एंड देन यू हैव टू एनालाइज किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, प्रॉबल रीजंस क्या होते हैं। तो आप इसी एग्जाम्पल को याद रखना, ईशान, पुष्पा एंड चेतन, और इससे आप अपने आप भी पॉइंट्स को बना सकते हो। मेजरली वैसे मेजरली यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो बुक के पॉइंट्स हैं उन्हीं को रिलेट करते हुए अपने केस में उनको प्रोड्यूस करो। ओके, साथ साथ जो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट ऑल्सो यू शुड नो, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है दैट इज़ बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड वहीं पे हैं। बट अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें सो दैट इज़ सर्विस सेक्टर विच इज़ गिविंग अस द मेजर प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपको टेबल्स को एनालाइज करना आना चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू वीडियो टुमारो मॉर्निंग, मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। देखो, नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही मेथड्स को अच्छी तरह से आपको करना है। अगर मेथड्स पे क्वेश्चन आ गई, डेफिनेटली मेथड पे क्वेश्चन आता ही है, तो उसके साथ साथ नेशनल इनकम की जो थ्योरी है वो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है, लाइक रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, और इसी तरह से जब हम जीडीपी और वेलफेयर की बात करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जीडीपी क्या होता है वो आपको पता होना, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। अगर हम एडीएस चैप्टर की बात करें तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, फिर आप के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, 1/1 माइनस MPC है, फिर सेविंग फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं और इनके बारे में यू शुड बी हैविंग अ डिटेल्ड व्यू। अब जैसे एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से देखें तो एब्जॉर्प्शन है, कैरिंग कैपेसिटी है, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट है, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं दैट यू शुड बी नोइंग। तो एनवायरनमेंट चैप्टर इज़ वेरी सिंपल, तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। हेल्थ वाला जो पार्ट है दैट यू शुड बी नोइंग। अगेन हम बात करते हैं जब इंडियन इकोनॉमी की, तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल और जो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पर आपको फोकस करना है। तो ऑल एंड ऑल आपको क्लैरिटी सारा है, क्या क्या आ रहा है, कितना आ सकता है, बट योर फोकस हैज़ टू बी हाउ टू राइट द आंसर्स। तो आंसर्स को सिर्फ मगअप नहीं करना है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पे आपको पूरा फोकस और ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, टेक केयर, बाय।